हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई 3 बिन ब्याही बहनें की कहानी लेकर आई हूँ। आपके द्वारा मेरे YouTube मल्टी चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह के और भी नई कहानियों के लिए आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube मल्टी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। वीडियो को शुरू करते हैं। मिताली, शेफाली और सुनंदा एक ही कमरे में बैठी हुई थी। तभी मिताली का फोन बजने लगा। मिताली ने फोन उठाया और उस तरफ से एक लड़के की आवाज आई। अरे जाने मन, क्या कर रही थी? मिताली ने धीमी आवाज में कहा, आपके ही बारे में सोच रही थी जी। आए हाय, मैं भी तुमको पास लाने का प्लान ही बना रहा था। अब चुपचाप सुनो, आज रात 10 बजे बस स्टैंड पे आ जाना और साथ में वो लाना, वही पैसे और। हाँ पता है, पैसे और गहने। मिताली ने फोन काट दिया। वो इतनी धीमी आवाज में बात कर रही थी कि बाकी की दोनों बहनों को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मिताली ने फोन रखा और तुरंत शेफाली के पास कॉल आ गया और उधर से भी वही सेम लड़का बातें करने लगा। हेलो शेफाली डार्लिंग, क्या कर रही थी? शेफाली को भी उसने एक ही बात बोली, बस रात के 12 बजे उसे रेलवे स्टेशन जाने के लिए कह दिया। और उसके बाद उसने सुनंदा को भी कॉल लगाया और उसे रात के 2 बजे पार्क में जाने के लिए कह दिया। उस लड़के का नाम राहुल था और वो मिताली, शेफाली और सुनंदा तीनों बहनों से एक साथ चक्कर चला रहा था। लेकिन तीनों बहनों को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। राहुल का तो कुछ अलग ही प्लान था, लेकिन वो जानने से पहले कुछ महीने पीछे चलते हैं, जहां से इस चीज की शुरुआत हुई। मिताली, शेफाली और सुनंदा अपने बड़े भैया मनोज के साथ रहती थी। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से मनोज ही घर संभालता आ रहा था। उसने अपनी तीनों बहनों को पढ़वाया, उन्हें काबिल बनाया। मनोज अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। वो काम करके शाम को घर लौटता था और तीनों बहनें उसके लिए खाना बनाकर रखती थी। मैं घर आ गया। भैया आप हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। खाना खाते हुए मनोज हर रोज अपनी बहनों की तारीफ करता था। अरे वाह, खाना तो बढ़िया बना है। आप तो रोज ही ये कहते हो भैया, लेकिन हमारे लिए कभी गिफ्ट नहीं लाते। गिफ्ट कैसे लाऊंगा बहन, तुम तीनों की शादी के लिए पैसे जो जमा रहा हूँ। भैया पहले आप शादी करो। तू पागल है? घर में 3 ब्याही बहनों के होते हुए अगर मैंने शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे? पहले मैं तुम तीनों की शादी करवाऊंगा और उसके बाद खुद शादी करूंगा। कल मैं बैंक जाऊंगा और तुम तीनों के लिए 3 लॉकर खोल के आऊंगा। तीनों लॉकर में पैसे और शादी के गहने रख दूंगा। समझ गई मेरी अच्छी बहने? अगले दिन मनोज बैंक गया और बैंक में 3 लॉकर लिए। अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसने वहां 3 हिस्सों में बांट कर रख दी। तब वहीं पर इलाके का लफंगा लड़का राहुल मौजूद था। राहुल ने ये देखा और सोचा, इन 3 लॉकर में तो लाखों रुपए होंगे, साथ में सोने के गहने भी। ये सब अगर मैंने चुरा लिया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन बैंक से चोरी करने में रिस्क है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। राहुल पूरी रात सोचने लगा और उसने एक प्लान बनाया। मनोज भैया ये सब अपनी बहनों की शादी के लिए जमा रहे हैं। इसका मतलब मुझे उनकी बहनों से दोस्ती करनी पड़ेगी। मनोज हर सुबह काम पर जाता था और शाम को लौटता था। पूरा दिन उसकी तीनों बहनें घर पर अकेली ही रहती थीं और कभी कभी मार्केट जाती थी। राहुल ने इसी का फायदा उठाया। मिताली अकेली मार्केट गई तो राहुल उसके पास चला गया। मिताली सब्जी खरीद रही थी। भैया भिंडी कैसे दिए? 50 रुपए किलो दीदी। 50 रुपए किलो? इतना महंगा? तभी अचानक राहुल वहां आया और बोला, अरे क्या लोट मचा रखा है, चुपचाप 20 रुपए के दे दो, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। तुम मुझे पहचानते नहीं। राहुल ने सब्जी वाले भैया को डराया और सब्जी वाले भैया ने 50 तो क्या 10 रुपए में मिताली को भिंडी दे दी। मिताली राहुल से इम्प्रेस हो गई और दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। तुम्हें लोग कितना मानते हैं यहाँ राहुल। अरे जलवा है मेरा यहाँ, तुम अपना नंबर दे दोगी तो तुम्हें भी जलवा दिखाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो नंबर। हाँ पर एक चीज, हाँ मुझसे तुम्हारी बात होती है, ये बात किसी को, वो मुझे पसंद नहीं करते। चिंता मत करो, किसी को नहीं बताऊंगी। अपनी बहनों को भी नहीं। ठीक है बाबा, बहनों को भी नहीं बताऊंगी। और ऐसे ही राहुल ने बाकी दोनों का भी नंबर लिया। तीनों बहनें राहुल के जाल में फंसती चली गई। उन्हें आइडिया भी नहीं था कि राहुल बस उनके साथ गेम खेल रहा था। उसका मतलब तो कुछ और था। उधर मनोज जिस कंपनी में काम करता था, वहां पल्लवी नाम की एक लड़की भी काम करती थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया था। पल्लवी मनोज के बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मनोज कुछ बोलता नहीं था। इसीलिए एक दिन पल्लवी ने उसे कह दिया, आई लव यू मनोज, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो फिर आज तक बोला क्यों नहीं?
कैसे बोलता? मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। 3 बहनों की शादी करवानी है। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। इसीलिए मैं मेरी दुख भरी जिंदगी में तुम्हें घिसना नहीं चाहता था। घिसना मत कहो मनोज, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहती हूँ। बस मेरे साथ अपना गम बांटो, अपनी जिम्मेदारियां बांटो। उस दिन से पल्लवी मनोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई। उधर राहुल अपने मकसद की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ महीने बीत गए। राहुल ने तीनों बहनों के साथ प्यार का रिश्ता बना लिया। तीनों बहनें एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होने लगे। उनके लिए लड़कों के रिश्ते आने शुरू हो गए। मनोज खुश था। अब लड़कों का रिश्ता आ रहा है। शादी के लिए पैसे भी है लॉकर में। बस अब तीनों की शादी हो जाए, यही मेरी इच्छा है। हो जाएगा मनोज, इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं बस जानता हूँ कि मेरी बहन दिल से क्या चाहते हैं, लेकिन मैं उनका भैया हूँ ना, वो मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते। तुम उन लोगों से बात करोगी तो शायद अपने दिल की बात तुमसे शेयर करे। ठीक है, मैं उनके साथ बात करूंगी। मनोज ने एक शाम पल्लवी को घर बुलाया। पल्लवी ने तीनों से बात की और फिर बाद में मनोज से कहा, मनोज पता नहीं क्यों उन तीनों से बात करके मुझे ऐसा लगा कि वो ये शादी अपने मन से नहीं करना चाहते। ये क्या बोल रही हो तुम पल्लवी? अरे जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी बहनें कब से शादी का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा तो मैंने तुमको बोल दिया। मनोज ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन पल्लवी के मन में ये बात बैठ गई। उधर तीनों बहनों ने राहुल से कहा कि उनके लिए रिश्ता आ रहा है। वो ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते और घर पर भी अपने भैया को राहुल के बारे में नहीं बता सकते। राहुल ये चाहता भी नहीं था। राहुल ने मन ही मन सोचा, अब ज्यादा देरी करना ठीक नहीं रहेगा। उनकी शादी हो गई तो मेरे हाथ से पैसे और गहने दोनों जाएंगे। राहुल ने प्लान बनाया और पहले मिताली को अपने घर बुलाया। अपने घर पर बहाना बनाकर मिताली राहुल के घर गई और बात करते करते पता नहीं कब रात हो गई। मिताली ने अपनी बहनों को कॉल किया और कहा, अरे सुन, मैं एक सहेली के घर में हूँ, रात हो गई है, मैं कल सुबह लौटूंगी, भैया को बता देना। मनोज अपनी बहनों पर अंधों की तरह विश्वास करता था। अगले दिन शेफाली गई और उसके बाद सुनंदा, लेकिन फिर भी मनोज को कुछ शक नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद से तीनों बहनों को चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। मिताली ने राहुल से कहा, राहुल मुझे लगता है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। हाँ चलो। लेकिन मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। चिंता मत करो, भैया ने मेरी शादी के लिए पैसे और गहने जमा कर रखे हैं। मैं कल सुबह बैंक से वो सब ले लूंगी और फिर हम भाग जाएंगे। तुम उन पैसों से बिजनेस शुरू करना। मिताली चली गई। उसके बाद शेफाली आई और उसके बाद सुनंदा। राहुल ने उन दोनों से भी वही कहा, लेकिन सुनंदा को पार्क में आते हुए पल्लवी ने देख लिया था। अरे सुनंदा यहाँ क्या कर रही है? पल्लवी ने छुप छुप कर सब कुछ सुना और उसे सब कुछ समझ आ गया। सुनंदा के जाने के बाद राहुल ने हंसते हुए कहा, तीनों बहनों को बुद्धू बनाया। कल रात को उन्हें अलग अलग टाइम पे बुलाऊंगा और फिर गहने पैसा लेकर भाग जाऊंगा। पल्लवी ने सब कुछ सुना और मनोज को जाकर बताया। मनोज गुस्सा हो गया। क्या उस लफंगे राहुल की इतनी हिम्मत? और मेरी बहनें तीनों ने मुझे धोखा दिया। मैं भी उन्हें रोकूंगा। नहीं मनोज, तुम अभी उन्हें रोकने जाओगे तो तुम ही उनकी नजरों में खराब हो जाओगे। हम सही वक्त पर राहुल को पकड़कर उनके सामने ले जाएंगे। पल्लवी समझदार थी। अगले दिन तीनों बहनें बेसब्री से राहुल के फोन का इंतजार कर रही थी। राहुल ने तीनों को अलग से कॉल किया और उन्हें अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर जाने के लिए कहा। सुबह सुबह तीनों ने बैंक जाकर पैसे और गहने ले लिए थे। रात के 10 बजे मिताली गई, 12 बजे शेफाली और 2 बजे सुनंदा। और राहुल ने तीनों से सब कुछ छीन कर उन्हें बेहोश कर दिया। लास्ट ट्रेन पकड़कर वो भागने वाला था कि तभी उसके सामने मनोज और पल्लवी आ गए, साथ में पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। इसने मेरी तीनों बहनों की जिंदगी खराब की है। राहुल पकड़ा गया। उसे उम्र कैद हो गई। तीनों बहनों को धोखे का एहसास हुआ और वो शर्म के मारे अपने भैया से आंख भी नहीं मिला पाए। वो तीनों माँ बनने वाली थी। पल्लवी ने मनोज से कहा, मनोज, हमारे समाज में बिन ब्याही माँ की शादी होना बहुत मुश्किल है। तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहनों की और उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे। मनोज ने वही किया। उसकी तीनों बहनों को बेटा हुआ। मनोज की बहनें समझ गईं कि कौन उनके अपने हैं और कौन पराए। वो सब एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। घर के काम करते करते सीमा की कमर दुखने लगी। हर रोज सुबह से शाम तक अकेली घर संभालना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। ऊपर से उसकी शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ है।
ससुराल में आकर काम करना पड़ेगा ये तो जानती थी, लेकिन इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा ये तो नहीं पता था। तभी सीमा की माँ ने कॉल किया। सीमा ने सब कुछ कहा। सब कुछ सुनकर उसकी माँ ने कहा, सब कुछ तुझे करना पड़ रहा है, लेकिन क्यों? बहुत ढूंढकर ऐसे घर में तेरी ब्याह करवाया जहाँ तेरी एक जेठानी है। सोचा काम तुम दोनों मिल बांट कर करोगी। तेरी जेठानी कर क्या रही है? उनका आज सर दर्द है, कल कमर में दर्द था, पता नहीं कल कहाँ दर्द होगा। मतलब जेठानी बहाना बना रही है काम ना करने के लिए, और माँ जी भी उन्हें कुछ नहीं बोलती है। सीमा की माँ चिंता में पड़ गई। सीमा फोन रखकर काम करने लगी। उधर उसकी जेठानी शकुंतला अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी। कितना मजा आ रहा है, बस बैठ बैठ कर फोन चलाओ और सारा काम छोटी करे। मैं तो यही चाहती थी। तभी सीमा वहां आ गई। दीदी आपको सर दर्द है तो आप फोन कैसे चला रही हो? वो बात यह है कि एक जरूरी काम था इसीलिए फोन लिया था। सर फटा जा रहा है मेरा, तो दवाई खा लीजिए। दवाई खाई हूँ छोटी, लेकिन ये सर दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। खाना हो गया हो तो खाना लगा दो, थोड़ा सो लूंगी तो ठीक हो जाएगा। सीमा का गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो अपनी सास सावित्री के पास गई। माँ जी दीदी सुबह से बस सोई हुई है, मुझे ही काम करना पड़ रहा है। बेचारी की तबीयत खराब है, वो बेचारी अब कर भी क्या सकती है, सर दर्द लेकर काम थोड़ी करेगी। आप ना बहुत भोली हो माँ जी, दीदी बस सर दर्द का नाटक कर रही है। ऐसा मत बोलो छोटी बहू, किसी की बीमारी को लेकर मजाक नहीं उड़ाते। जाओ और काम करो। सावित्री ने सीमा पर यकीन नहीं किया। सावित्री दिल की अच्छी तो थी, लेकिन वो बहुत भोली थी। उसे लगता था कि इस दुनिया में हर एक इंसान हमेशा सच ही कहता है। ऐसी भोली सास और चंट जेठानी के बीच में आकर बेचारी सीमा की जिंदगी की वाट लग गई थी। उसे न खाने का समय मिलता था, न ही ठीक से नहाने का। उसकी शादी से पहले सारा काम शकुंतला को ही करना पड़ता था। सुबह सुबह उठकर उसे अपने पति और देवर के लिए नाश्ता बनाना पड़ता था। लेकिन जब उसके देवर अनुज की शादी की बात चलनी शुरू हुई, तब शकुंतला को चैन आया। बस एक बार देवर जी की शादी हो जाए, उसके बाद मैं एक भी काम नहीं करूंगी। शकुंतला का प्लान पूरी तरह से रेडी था। उधर सीमा की माँ भी निश्चिंत थी। उसने सीमा से कहा था, सीमा बेटी शादी को लेकर टेंशन हो रही है क्या? हाँ माँ, टेंशन तो होती ही है। पता है बेटी, मैं भी एक औरत हूँ। मैं भी अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी। मुझे तो डर लग रहा है माँ, नया घर है, नया परिवार है, और ऊपर से घर के काम। यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, पता नहीं वहां जाकर क्या करूंगी। इसीलिए तो ऐसे घर में तेरी शादी करवा रही हूँ जहाँ तू अकेली बहू नहीं है। तेरी एक जेठानी भी है, दोनों मिलकर काम बांट लेना, सब कुछ आसान हो जाएगा। ये सुनकर सीमा निश्चिंत हुई थी। उसने सोचा था कि जेठानी के साथ मिल बांट कर काम करेगी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी अनुज से हो गई और वो ससुराल चली गई। सुहागरात मनाने के बाद देर रात को वो सो गई। अगले दिन सुबह उसकी सास सावित्री नींद से उठी और देखा रसोई में सारे बर्तन पड़े हैं, घर साफ नहीं है। अरे ये क्या, घर अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? बड़ी बहू अभी तक सोई हुई है क्या? 7 बज चुका है। सावित्री शकुंतला के कमरे में गई और देखा शकुंतला सोई हुई है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, अभी तक उठी नहीं हो? शकुंतला ने बीमारी का नाटक करके कहा। माँ बहुत बुखार है मुझे, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। बुखार? ओहो, अब क्या होगा? घर का काम कौन करेगा? क्यों, अब तो दूसरी बहू आ गई है, उससे बोलिए। छोटी बहू, लेकिन अभी अभी उसकी शादी हुई है। तो क्या हो गया, मैंने भी तो किया था, मैं क्या बुखार लेकर काम करूं? सावित्री ने सीमा को बुलाया। जेठानी की तबीयत खराब है सुनकर वो काम पर लग गई। उसने सबके लिए खाना बनाया, घर साफ किया, बर्तन धो दिए और कपड़े धोकर सुखा दिए। काम करते करते दोपहर हो गई। सभी खाना खाने बैठ गए। उसकी जेठानी भी आई। आपकी तबीयत कैसी है दीदी? अभी थोड़ी ठीक है छोटी, इसीलिए तो खाने आई हूँ, नहीं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। ये तो खुशी की बात है, तो फिर तुम रात का खाना बना लेना बड़ी बहू। ये सुनते ही शकुंतला रो पड़ी। माँ जी, लगता है बुखार वापस आ रहा है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? सीमा ने कहा, रोइए मत दीदी, मैं खाना बना लूंगी। आपकी तबीयत खराब है, आप आज आराम कर लीजिए। शकुंतला ने अपने मन में सोचा, आराम तो मैं अब पूरी जिंदगी करने वाली हूँ। सीमा ने रात का खाना भी बना लिया। अगले दिन सुबह नींद से उठकर सीमा शकुंतला को बुलाने गई। शकुंतला बिस्तर से उठकर नीचे उतरी और उतरते ही दर्द का नाटक शुरू कर दिया। पैर में बहुत दर्द हो रहा है छोटी। कल बुखार था ना, उसी से ये दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा।
ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। ऐसे ही कभी बुखार तो कभी पैर का दर्द, कभी कमर में दर्द तो कभी सर में दर्द। ऐसे ही बहाना बना बना कर कामचोर शकुंतला सीमा से हर काम करवाने लगी। 3 महीने बीत गए और सीमा गर्भवती हो गई। सावित्री ने शकुंतला से कहा, बड़ी बहू, छोटी बहू अब पेट से है, ज्यादा काम नहीं कर सकती, तुम्हें अब काम करना होगा। लेकिन कैसे करूं माँ, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। तो एक अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो दीदी? मेरा भाई बहुत बड़ा डॉक्टर है छोटी, उसने कहा है कि मुझे कम से कम 2 साल बेड रेस्ट चाहिए। 2 साल? क्या बात कर रही हो बड़ी बहू? हाँ माँ जी, मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं घर का काम कैसे करूंगी, आप ही बताइए। सावित्री और कुछ बोल नहीं पाई। सीमा मन ही मन सोचने लगी, दीदी ने मस्त प्लान बनाया है, लेकिन मैं इस हालत में काम नहीं कर सकती, मुझे दीदी का भांडा फोड़ना होगा। अगले दिन शकुंतला कुछ सीसीटीवी कैमरे खरीद कर लाई और रात के अंधेरे में उन कैमरों को घर के कोने कोने में लगा दिया। अगले दिन सुबह सावित्री के दोनों बेटे ऑफिस निकल गए। तब सीमा ने सावित्री से कहा, माँ जी चलिए, इस होने वाले बच्चे के लिए मंदिर में पूजा देने चलते हैं। हाँ हाँ चलो बहू, लेकिन बड़ी बहू कैसे जाएगी? आप दोनों जाइए माँ जी, मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ बेचारी दीदी उठ ही नहीं पा रही है, चलिए माँ जी हम दोनों ही चलते हैं। वो दोनों मंदिर के लिए निकल गए। तभी शकुंतला अपने बिस्तर से उठ गई। हाँ, बिस्तर में सोए सोए बदन अब सच में दर्द करने लगा है, थोड़ा डांस कर लेती हूँ। शकुंतला फोन में गाना चलाकर डांस करने लगी और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होने लगा। उधर सीमा ने फोन निकाला और वीडियो चला दिया। माँ जी ये देखिए, दीदी कैसे मटक मटक कर डांस कर रही है। हे भगवान, ये तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। झूठ, सब झूठ है, मुझसे सारा काम करवाने का तरीका है ये। घर चलो बहू, अभी मजा चखाती हूँ उसे। सावित्री और सीमा तुरंत घर लौट आए। दोनों को देखकर शकुंतला का मुंह डर के मारे सफेद हो गया। क्या क्या बात है माँ, आप दोनों वापस चले आए? हमने तुम्हारी करतूत देख ली है, कैसे डांस कर रही थी तुम, हमसे झूठ बोलकर सोई हुई थी इतने दिनों से, कामचोर कहीं की। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने कल ही यहाँ सीसीटीवी लगा दिया था, मुझे पता था कि आप झूठ बोल रही थी। मुझे माफ कर दो बहन, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ कर दूंगी, लेकिन आज से 2 साल तक घर का सारा काम तुम करोगी, यही तुम्हारी सजा है, और छोटी बहू आराम करेगी। हाय, ये क्या हो गया, मेरा प्लान मुझ पर ही भारी पड़ गया। शकुंतला रोती रही, लेकिन उसे माफी नहीं मिली। वो पूरे 2 साल तक अकेली घर का सारा काम करती रही। झूठ बोलने की सजा उसे मिल गई। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।